क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ का डिटेल जो वीडियो सीरीज चल रही है उसका पार्ट नंबर 29 है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, उससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सारी चीज़ें एक साथ इसी वीडियो में। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर है कि ईपीएफओ का 2020 का और यूपीएससी 2021 का हमारा कंप्लीट जो है आपका पेड ग्रुप चल रहा है, जिसमें कि टेस्ट सीरीज भी है, स्टडी मटेरियल भी है और आपका डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप भी है, ताकि पर्सनल गाइडेंस, डाउट डिस्ट्रक्शन, कंटिन्यूस हेल्थ होल्डिंग एक्सरसाइज सब कुछ हो सके। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। टेस्ट सीरीज जो है आपकी, उसमें सेक्शनल टेस्ट भी है, फुल लेंथ टेस्ट भी है और वीकली टेस्ट भी है, और उसके अलावा कई सारे एमसीक्यूज हैं आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। स्टडी मटेरियल बस जो पीडीएफ फॉर्म में हम लोग दे रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी कहीं पे भी देखने की जरूरत नहीं। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 856488053096606608 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। देखिए, पहली बार ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ किया गया, यूएसए में गोम्पर्स के द्वारा। ठीक, और जो है पहली बार इस टर्म को यूज़ किया गया बीट राइस वेब ने, ब्रिटेन के थे ये, 1981 में। इसको जो है संवैधानिक स्थिति मिली, स्टैच्यूटरी स्टेटस मिला। इंडिया में ये इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत कलेक्टिव बार्गेनिंग किया जाता है। अगर इसको शॉर्ट में समझें, कलेक्टिव यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल मिलते हैं, उनकी एक्टिविटी है, और बार्गेनिंग यानी नेगोशिएशन होती है, बातचीत करना या फिर मोल भाव करना मांगों को लेकर। ठीक, कलेक्टिव बार्गेनिंग एक्टिविटी बाय ए ग्रुप ऑफ पीपल, नेगोशिएशन करते हैं आपस में आके, बिल्कुल वॉलंटरीली एक दूसरे के सामने जो है अपने जो है जो भी उनको रखना है बात वो को रखते हैं, नेगोशिएट करते हैं, फिर किसी एक एग्रीमेंट में पहुंचते हैं। सिंपल सी डेफिनीशन है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव प्रभावशाली ये एक तरीके का टूल है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। ठीक, और देखिए कलेक्टिव बार्गेनिंग की डेफिनेशन आईएलओ में क्या दी गई है, इससे रिलेटेड मैंने ईपीएफओ कार्ड भी बनाया था पहला वाला, उसको भी जो देख लीजिएगा। आईएलओ की राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन है 1949 का 98 वाला, संगठित और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार सम्मेलन। ठीक, इसका वॉलंटरी नेगोशिएशन होता है। ठीक, नियोक्ताओं और नियोक्ता या फिर नियोक्ता संगठन और श्रमिक संगठन के बीच स्वैच्छिक वार्ता एवं रोजगार के नियमों और शर्तों के विनियमन के लिए सामूहिक समझौते। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग डेफिनेशन बोलते हैं। ये वाली वर्ड बाय वर्ड पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही सीधे आएगी। ठीक, वॉलंटरी नेगोशिएशन बिटवीन द एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन विद ए व्यू टू रेगुलेट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय कलेक्टिव एग्रीमेंट। मतलब जो भी डूज एंड डोंट्स है, एम्प्लॉयमेंट कैसे क्या होगा, रोजगार कैसे क्या दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें हैं। ठीक, आईएलओ के ऑफिस ने, आपका आईएलओ ऑफिस जो है 1960 में इन्होंने क्या कहा कि नेगोशिएट्स अबाउट वर्किंग कंडीशन एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक, वर्किंग कंडीशन क्या है, कैसी है, कैसी कंडीशन में लोग काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के क्या क्या चीज़ें उसमें टर्म्स हैं, उसके बारे में भी है। किसके इसके बीच में बात होती है, एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर भी हो सकता है, नियोक्ताओं का एक समूह हो सकता है, वन और मोर एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है ऑन वन हैंड, एंड वन और मोर रिप्रेजेंटेटिव वर्क ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियन या फिर इस तरीके से ऑन द अदर विद ए व्यू टू रीचिंग एग्रीमेंट्स, मतलब समझौते पे पहुंचना है। ठीक, अब देखिए इसमें बीच जो है इन्होंने क्या बताया कि ये इन्वॉल्व करता है एक ऐसी प्रक्रिया या फिर प्रोसेस ऑफ यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज़ नेगोशिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कलेक्टिव एग्रीमेंट एंड जिसमें कि कवर होता है वेतन, आपका ओवरऑल वर्क कितना है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन क्या है, डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर क्या है, यानी कि विवाद निपटान प्रक्रिया क्या क्या है। ठीक, डल्लभ जी ने क्या बोला इसमें, डल्लभ ने बोला कि जो सिस्टम है, सिस्टम होगा इसको लिखेंगे। ठीक, सिस्टम विच जो कि सेट करता है, मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, और इसको जो है प्रशासित भी करता है, एडमिनिस्ट्रेट करता है, किसको, रूल्स एट वर्क प्लेस, वर्क प्लेस क्या है, इंडस्ट्री। ठीक, तो उस पर कुछ जो है सेट कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, एडमिनिस्टर भी कर रहा है। ठीक, अब एसएम जो कार्यस्थल पर नियमों को निर्धारित, संशोधित और प्रशासित कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग। इसमें क्या डिटरमाइन होता है, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, आर्थिक लाभ के मुआवजे वितरण की राशि निर्धारित करना, मतलब किस तरीके से कंपनसेशन मिल रहा है। मान लीजिए कोई ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है वो हो गया, कुछ दिक्कत हो गई, कोई चोट लगी, तो कैसे आप लोग जो है मुआवजा दोगे, कैसे क्या होगा, ये सारी चीज़ें, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, डिटरमाइनिंग इफ स्ट्राइक और लॉकआउट, स्ट्राइक कौन करता है, एम्प्लॉय यानी कामगार करते हैं, और लॉकआउट कौन करता है, नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर्स करते हैं। शुड बी रिस्टोर्ड टू
आफ्टर एक्सपायरी ऑफ एग्रीमेंट। ठीक, ये डिटरमाइन करता है कि इफ़ स्ट्राइक और लॉकआउट शुड बी रिस्टोर्ड, मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग पे बैठे दोनों पार्टियां, ठीक, एम्प्लॉयर भी यानी नियोक्ता भी और दूसरी तरफ कर्मचारी यानी एम्प्लॉयज़ भी। और उससे फिर ये पता चला कि भैया अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ या फिर एग्रीमेंट की एक्सपायरी हो गई तो उसके बाद स्ट्राइक होने वाली है कि लॉकआउट होने वाला है। तो इतना मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग इतना इफेक्टिव प्रभावशाली टूल है कि उसके ना होने पर देखिए स्ट्राइक और लॉकआउट हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं है। पर्ल मैन जी ने क्या बोला है कि नॉट जस्ट मेंट टू डिमांड वेज रेस, मतलब वेतन बढ़ाने से संबंधित ही सिर्फ नहीं है कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये आपका वर्किंग कंडीशन, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ये सबको बढ़ाने के लिए भी है। काफ़ी मतलब व्यापक तरीके से इसका यूज़ होता है, व्यापक तरीके से प्रॉब्लम्स का जो है को सॉल्व करने के लिए। ठीक, टेक्निक थ्रू विच वीकर, ये विच होगा, वीकर एंड लोअर क्लास ऑफ सोसाइटी एक्सर्ट्स प्रेशर एंड डिमांड फॉर इटसेल्फ मोर ऑफ सोशल सॉवरेनिटी, लिबर्टी, वेलफेयर, सिक्योरिटी। मतलब जो छोटे लोग हैं, वीकर है, सेक्शन है, लोअर क्लास है सोसाइटी का, वो मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिए जो है प्रेशर डालता है, ठीक, डिमांड करता है किसके लिए, अपनी सामाजिक संप्रभुता के लिए, लिबर्टी, वेलफेयर के लिए और सुरक्षा के लिए, ठीक, स्वतंत्र कल्याण के लिए। अच्छा, क्या सामूहिक सौदेबाजी के लक्षण या फिर करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? ये एक प्रक्रिया है, द्विपक्षीय है, मैंने आपको बताया। ठीक, ट्राई पार्टाइट कौन से होते हैं? जिसमें गवर्नमेंट भी आ जाता है। सामूहिक गतिविधि है, ठीक, कलेक्टिव एक्टिविटी है, नेगोशिएशन है, आपका समझौता वार्ता होती है। फॉर्मल प्रोसेस है, इसमें ये नहीं कि ऐसे ही जो है अनौपचारिक रूप से जो है बैठ गए कहीं पे भी दोनों लोग और बात हो रही है, नहीं, फॉर्मल प्रोसेस है, इसीलिए इसका महत्व ज़्यादा भी है। और ये एम करता है कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी मैंने आप लोगों को शुरुआत की वीडियो में समझाया है, बिल्कुल फाउंडेशन वहीं से बनाया है कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी तभी होगी जब दोनों पक्षों को, एम्प्लॉयज़ को भी और एम्प्लॉयर्स को भी, दोनों को ही अपनी बात रखने का, डिसीजन मेकिंग में, प्रबंधन में, इंडस्ट्रियल रिलेशन के जो है मौका जब मिलेगा, सहभागिता होगी, पार्टनरशिप होगी, तभी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी होगी। ठीक, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिए भी हम इस्टेब्लिश करते हैं इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियल पीस को प्रमोट करते हैं। ठीक, और साथ ही साथ बेसिक रिक्वायरमेंट जो है कॉपरेशन यानी कि सहयोग और आपसी सहयोग और अंडरस्टैंडिंग, लेबर मैनेजमेंट, इन सब के साथ में होता है। ठीक, अब देखिए सामूहिक सौदेबाजी का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। एम्प्लॉयर से देख लिया जाए तो क्या है भैया कि रिजॉल्व हो जाते हैं इशू पीसफुली, शांति से सारे हल हो जाते हैं, और ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं, चांस मिलता है एम्प्लॉयर को अंडरस्टैंड करने की वर्कर का परिप्रेक्ष्य क्या है या फिर वर्कर का पर्सपेक्टिव क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि हमें लग रहा है वो खुश है वो लेकिन वो ना खुश हो, तो यहाँ पे हम पहुँच के कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए जान सकते हैं। इसके बाद क्या है कि बिलीफ इन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय को लगता है कि सहभागिता प्रबंधन में विश्वास आता है। अ मीन्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता को बढ़ाता है। मैकेनिज्म टू इम्प्रूव पब्लिक इमेज भी बढ़ती है भाई, जहाँ पे आपने देखा है जहाँ पे जो है स्ट्राइक कम होती है तो वहाँ पे कहा जाता है कि अच्छे एम्प्लॉयर है, बढ़िया है, ठीक, वर्किंग कंडीशन अच्छी है, सारी कुछ है। वर्कर्स के लिए जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग का क्या वो है, महत्व है, ये लेजिटिमेट प्रोसेस है, वैध मंच है। ठीक, वही चीज़ें मतलब औपचारिक तौर पे बैठ के इक्वल स्टेटस मिलता है उनको, एम्प्लॉयर के सामने नज़र मिला के सेम गद्दी बैठते हैं लोग, इक्वल स्टेटस हो गया। ठीक, ये हटा दो। फिर उसके बाद ये मतलब थोड़ी नंबरिंग का गड़बड़ है, ये भी साथ ही होगा, ये होगा आपका 3 4 5 6 7। ठीक, एक्सरसाइज 8, अपने अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर, श्रमिकों के बीच एकजुटता, ठीक है, एक मतलब सॉलिडरिटी, यूनिटी अमंग वर्कर्स, फैसिलिटी बढ़ती है, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ होती है, कार्य जीवन, स्ट्रेंथनिंग द पोजीशन ऑफ ट्रेड यूनियन एज बार्गेनिंग एजेंट। ठीक, इनको भी मतलब वर्कर्स ये सोचते हैं, इनके लिए महत्व क्या है कि ट्रेड यूनियन को भी बढ़ावा दे सकते हैं हम इसके जरिए। इंडस्ट्री के लिए जो है क्या महत्व है कि इंडस्ट्रियल प्लेस मीन्स टू इंडस्ट्रियल प्लेस, ठीक, औद्योगिक स्थान के लिए साधन है। ये फैसिलिटेट करता है मॉडर्नाइजेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग यानी कि आधुनिकरण और पुनर्गठन की सुविधा प्रोवाइड करता है। सतत उत्पादन और लाभ, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन और प्रॉफिट होता रहता है। मतलब जब आप जान रहे हो स्ट्राइक नहीं हो रही है, लॉकआउट नहीं हो रहा है, तो लगातार जो है प्रोडक्शन भी होता है, प्रॉफिट भी होती आ रही है, तो अच्छी चीज़ ना है। तो इंडस्ट्री को भी कलेक्टिव बार्गेनिंग से काफ़ी जो है मदद मिलती है। नेशन का उत्पादकता बढ़ाना, स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम, ठीक, डेमोक्रेसी को बनाना इंडस्ट्रियल रिलेशन में, ठीक है ना। अब देखिए कई सारी चीज़ें क्या हैं कि सफल सौदेबाजी के पूर्वा अपेक्षाएं, कानूनी और राजनीतिक ढांचा, ठीक,
प्री रिक्विजिट्स ऑफ सक्सेसफुल बार्गेनिंग कैसे हो सकता है? लीगल और पॉलिटिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए। जैसे वर्कर मस्ट हैव राइट टू ऑर्गेनाइज, ठीक, अगर उनके पास यही ना हो, अधिकारी ना हो, जैसे कि है ना आर्टिकल नंबर 19 का 1, और उसके अंतर्गत जो है ना राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, और फिर आराम से पीसफुल जो है एसोसिएशन वो होना चाहिए, खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, है ना। आर्टिकल नंबर 19 में ना फंडामेंटल राइट है, वर्कर मस्ट हैव राइट टू ऑर्गेनाइज एंड बार्गेन, ठीक, डिस्प्यूट सेटल करना किसके जरिए? कंसिलिएशन, सुलह और आर्बिट्रेशन, मतलब मध्यस्थता के आदि तरीकों का निपटारा करने में प्रयोग आता है, ठीक। ये प्री रिक्विजिट है, ये सारी चीज़ें होंगी तभी जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग भी आसानी से इफेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा, ठीक। एटीट्यूडनल फ्रेमवर्क भी है, ढांचागत प्रवृत्ति क्या है? सपोर्टिव एटीट्यूड फॉर नेगोशिएशन, दोनों लोग जो बैठ रहे हैं, नियोक्ता और जो है एम्प्लॉई, तो उन लोग के बीच में होना चाहिए कि हाँ भैया हमको किसी नेगोशिएशन पे पहुंचना है, हमें ये नहीं सोचना है कि सामने वाला बेवकूफ़ है, ठीक। तब तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। दोनों के बीच में विश्वास होना चाहिए, दोनों का फ्लेक्सिबल एटीट्यूड होना चाहिए, रवैया होना चाहिए, और कोऑर्डिनेशन तो होना ही जरूरी है, आपसी समन्वय। एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस, ठीक, तो ये भी है कि वो है कि भैया स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियंस भी होना चाहिए, ताकि वो डिमांड वर्कर्स की रख सके, प्रेशर डाल सके एम्प्लॉयर पर, और उनकी ताकि जो है उनकी डिमांड पूरी हो सके, ठीक। फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है? जो ट्रेड यूनियन का व्यापार संघों के कारण, तो प्राथमिक कार्य क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है? टू सिक्योर फेयर वेजेस फॉर वर्कर, वर्कर्स के लिए जो है अच्छे से अच्छा जो है फेयर वेजेस होने चाहिए, श्रमिकों के लिए उचित मजदूरी सुरक्षित करना, ठीक। ट्रेड यूनियन का एक काम है टू, और ये काम किसके जरिए? कलेक्टिव बार्गेनिंग के जरिए और अच्छे से कर सकता है ट्रेड यूनियन। टू इम्प्रूव वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन, वर्किंग और लिविंग कंडीशन को भी अच्छा करना है। लार्ज अपॉर्चुनिटी प्रमोशन एंड ट्रेनिंग, पदोन्नति प्रशिक्षण के अवसर बढ़ाना, ट्रेड यूनियन सारे काम करेगा, करवाता है मेंबर्स के लिए। तो प्रमोट इंटीग्रेशन ऑफ वर्कर्स, श्रमिकों के एकीकरण को बढ़ावा देना, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ जो है इसमें क्या है कि टू कोऑपरेट इन एंड फैसिलिटेट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जो भी तकनीकी उन्नति हो रही है उसमें सहयोग देना और सुसाध्य बनाना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ट्रेड यूनियन है तो वहाँ मैनुअल, कोई मान ली इंडस्ट्री है, मैनुअल वर्क ज़्यादा होता है, वहाँ पे कंप्यूटर आ गया तो कंप्यूटर तोड़ने फोड़ने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए आपका, किसको? ट्रेड यूनियंस को, ठीक। और इसके बाद जो है टू ऑफर रिस्पॉन्सिव कॉर्पोरेशन इन इम्प्रूविंग लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, उत्पादन और उत्पादकता के स्तर में सुधार के लिए उत्तरदायी सहयोग प्रदान करना, ठीक। तो ये सब भी काम जो है ट्रेड यूनियन के अंतर्गत आता है। अब नए फंक्शन इनके क्या क्या हो गए हैं ट्रेड यूनियन के, ये समझना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन जो है द इंडियन वर्कर या फिर भारतीय कामगार, जो कि 14 दिन में एक बार आती है, बायलिंगुअल पब्लिकेशन ऑफ INTUC है, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है इनकी एक ये क्या है संचार, मतलब आपका जो है मैगजीन टाइप से है, ठीक। पब्लिकेशन 14 दिन में होती है। इंडियन वर्कर किसके द्वारा? INTUC। क्वेश्चन ऐसे पूछा सकता है। कल्याणकारी गतिविधियां भी अब ट्रेड यूनियन को करनी, शिक्षा, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, रिसर्च, सामाजिक कार्य, सोशल वर्क, ये सब अब करते हैं कौन? आपका ट्रेड यूनियन। प्रोसेस क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग का? देखिए पहले तो प्री बार्गेनिंग है, मतलब कि जैसे कि दोनों लोग आमने सामने बैठने वाले, उससे पहले ये दोनों क्या कर रहे हैं वो बात है कि वर्कर भी अपना प्रिपरेशन करता है और प्रिपरेशन मैनेजमेंट भी अपना करता है, फिर सामने बार्गेनिंग चालू होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग है, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग है, एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग है, गुड फेथ बार्गेनिंग भी है, ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये दिया जाता है, ठीक। अनुबंध प्रशासन होता है, ठीक। प्रिपरेशन बाय द वर्कर्स, अब देखिए ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यूनियन लीडरशिप, ठीक, ये वाली यहीं से आई है, प्रिपरेशन बाय द वर्कर्स, ठीक। यूनियन लीडरशिप मस्ट इंश्योर दैट इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स इंक्लूडिंग वुमेन वर्कर्स और उसका स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स, ठीक। प्रिपरेशन बाय वर्कर्स, देखो कितना बढ़िया इन लोग को यहाँ पे अभी ये चीज़ मिल गई है, ठीक है ना, कि आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए जो प्रोसेस है उसमें वर्कर्स की तरफ से कितना अच्छा काम हो रहा है। तो वो उनको जो है यूनियन लीडरशिप जो होती है वो ये सारे इंश्योर करते हैं कि हर कोई छूटे ना, चाहे वुमेन हो, जितने मेंबर हैं ट्रेड यूनियन के सबको अच्छे से अच्छा उनकी सारी डिमांड, उनके इंटरेस्ट को ध्यान रखना। इंट्रा क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल बार्गेनिंग होनी चाहिए, ठीक। टू इज़ यूज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वेरियस ग्रुप्स विद इन ए वर्कर बॉडी, और मान लो आपस में ही कई, ये एक पूरी वर्कर बॉडी है, इसी में ही कई सारे जो है खाचे बने हुए हैं, मतलब कि कोई कुछ सोच रहा है कोई कुछ सोच रहा है, तो फिर नेगोशिएशन जब करोगे एम्प्लॉयर के सामने बैठ के
तो वो क्या मानेगा आपकी बात जब आप पहले से टूटे हुए हो? तो मस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल सोर्सेज की मतलब किस तरीके से डील करता है। मैनेजमेंट के लिए भी प्रिपरेशन अच्छा है। सामूहिक सौदेबाजी के उद्देश्यों को तय करना कि क्या ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के, ये जो है प्रिपरेशन कौन करता है? मैनेजमेंट करता है। विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता के सदस्यों वाली समझौता वार्ता के लिए एक टीम को अंतिम रूप से गठित किया जाना चाहिए। अ टीम ऑफ नेगोशिएशन कंप्राइजिंग मेंबर्स और एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट एरियाज। मतलब यहाँ पे ये मैनेजमेंट की ये तैयारी होती है, वही एक्सपर्टीज़ कुछ कुछ बढ़ाओ कि जो नेगोशिएशन हो रहा है तो और अच्छे से हो सके। मैनेजमेंट जो है मस्ट ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई इफ देयर इज़ एनी हिडन एजेंडा ऑफ द वर्कर्स। तो वो ये मैनेजमेंट को ये भी समझना चाहिए, मतलब क्या है कुछ और है लेकिन अंदरूनी तौर पे कुछ और करना चाहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ भी हिडन एजेंडा भी पता होना चाहिए किसको? मैनेजमेंट को। तो वो उससे पहले ही जो है तैयारी करके आता है नेगोशिएशन करने से पहले, कलेक्टिव बार्गेनिंग करने से पहले। मैनेजमेंट मस्ट गैदर डाटा ऑन प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट इन इंडस्ट्री ऑन इश्यूज प्रेजेंट ऑन डिमांड इन सीबी। द प्रबंधन को सामूहिक सौदेबाजी की मांगों में मौजूद मुद्दों पर उद्योग में प्रचलित प्रथाओं पर जानकारी एकत्रित करनी चाहिए। मतलब वो जो नियोक्ता है वो भी अपनी पूरी जान लगा दे रहा है कि जब हम उसके सामने एम्प्लॉयज़ के सामने बैठे तो हमें तैयार हों पूरे अच्छे से। ठीक, और आगे क्या है कि कोऑप्टेशन रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन मैनेजमेंट ट्राइज टू इन्फ्लुएंस वन और मोर यूनियन मेंबर्स बाय ऑफरिंग देम प्रमोशन और बेनिफिट्स। देखिए इसमें सह चयन उस स्थिति को दर्शाता है जब प्रबंधन एक या उससे अधिक संघों के सदस्यों को पदोन्नति या लाभ देकर प्रभावित करने की कोशिश करता है। कोऑप्टेशन, ठीक है, कोऑप्टेशन अगर अलग से पूछ ले तो इसकी यही डेफिनेशन मिलती जुलती जो हो उसको निकाल लेना कि ये ऐसी सिचुएशन होती है इसमें मैनेजमेंट ये ट्राई करता है, प्रिपरेशन कर रहा है मैनेजमेंट कलेक्टिव बार्गेनिंग से पहले, कि वो इन्फ्लुएंस कर सके एक या उससे ज़्यादा यूनियन मेंबर्स को ताकि वो उनके प्रमोशन और बेनिफिट मतलब उनकी तरफ से बात हो जाए एक तरीके से। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, अब मान लो कलेक्टिव बार्गेनिंग ना पूछा, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग पूछ लिया, तब भी आप कर लोगे ना। वितरणात्मक जो है सौदेबाजी है, मजदूरी बोनस वेतन पर सौदेबाजी करना है। ठीक, और इसमें रिजल्ट इन विन लूज सिचुएशन होती है, जीरो सम गेम होता है, या तो जीतेंगे या हारेंगे। शून्य जोड़ खेल यानी कि एक ऐसी व्यवहारिक परिस्थिति जिसमें एक व्यक्ति को जितना लाभ होता है ठीक उतना ही हानि भी, तो मतलब कि जो है प्लस माइनस जो है बराबर हो जाता है। ठीक, ऑल्सो नोन एज कंजक्टिव बार्गेनिंग। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग को कंजक्टिव बार्गेनिंग भी बोलते हैं। विन लूज सिचुएशन होती है, जीरो सम गेम होता है, जितना चाह रहे थे उतना ही हुआ। बार्गेनिंग किस पे? वेज बोनस सैलरी सब पे किया जाता है। ठीक, इसमें जनरेट जो है वी फीलिंग इन लूजिंग साइड और मिसट्रस्ट। ठीक, हारने वाले पक्ष में मातम की भावना या विश्वास उत्पन्न करता है। ये कौन? ये वाला। ठीक, डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग जिसको कंजक्टिव बार्गेनिंग भी बोलते हैं। इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग क्या है? एकीकृत सौदेबाजी क्या है? देखिए, आइदर बोथ पार्टीज हैव समथिंग टू गेन और एटलीस्ट नन ऑफ पार्टीज लूज एनीथिंग। ठीक, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग में यही होता है कि जो दोनों पार्टियां हैं या तो उनके पास समथिंग कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनको फ़ायदा हो, और या फिर एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि दोनों पार्टियां कुछ भी ना लूज़ करें। तो ये इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग का मतलब एग्जाम्पल है। ठीक, डेफिनेशन है। तो ये विन विन सिचुएशन होती है दोनों के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट ये डिमांड करता है कि इंक्रीजिंग वर्किंग आवर्स इन रिटर्न फॉर जॉब सिक्योरिटी। ठीक, ड्यूरिंग इकोनॉमिक शो डाउन। ठीक, तो यहाँ पे यही चीज़ है कि हैव समथिंग टू गेन आउट एटलीस्ट वन ऑफ द पार्टीज लूजेस एनीथिंग। मतलब कोई एक का मतलब होगा, एक कोई बात रखेगा तो दूसरा वाला कुछ ना कुछ पार्टी जो है लूज जरूर करेगा। ठीक, ऑल्सो नोन एज कोऑपरेटिव और इंटरेस्ट बेस्ड बार्गेनिंग सहकारी या ब्याज आधारित सौदेबाजी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, गुड फेथ बार्गेनिंग क्या होता है? एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स वो नेगोशिएट करते हैं विद ईच अदर। ठीक, एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों देख रहे हो आपस में बात कर रहे हैं विद ऑनेस्ट इंटेंट टू रीच ए म्यूचुअली बेनिफिट एग्रीमेंट। मतलब ऑनेस्टी के साथ मिलते हैं और म्यूचुअली बेनिफिट यानी दोनों को ही जो लाभ पहुंचा रहा है ऐसा समझौता तैयार करने के लिए। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य विश्वास सौदेबाजी नियोक्ता और श्रमिक प्रतिनिधि पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते पर पहुंचने के लिए ईमानदार इरादे के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या है आपका कि अनुबंध प्रशासन यानी कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या है बता रहे हैं कि जो व्यापार संघ होता है यानी ट्रेड यूनियन और प्रबंधन यानी कि एम्प्लॉयर की तरफ से नियोक्ताओं की तरफ से अनुबंध प्रशासन द्वारा चिन्हित समझौते पर सहमत होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट एग्रीज
एग्रीज एग्रीमेंट साइंड मार्क फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक। मैनेजमेंट इस पे वो करता है, मतलब कि एम्प्लॉयर वाले। कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे। इसमें मैनेजमेंट और ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव मस्ट मेक ऑल एम्प्लॉयज अवेयर ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन है वो दोनों ही लोग की जिम्मेदारी है, ट्रेड यूनियन की भी और मैनेजमेंट की भी, कि वो सभी कर्मचारियों को बताएं, ठीक। इसके अलावा क्या है, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन मे बी रिस्टोर्ड टू रिजॉल्व ग्रीवेंसेस। शिकायत को हल करने के लिए सुलह, मध्यस्थता और या फिर स्थगन का सहारा लिया जा सकता है, ठीक। तो इस तरीके से ये वाला आज का हमारा खत्म होता है पार्ट नंबर 29। पार्ट नंबर 30 लेके आप फिर आएंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। और उसमें क्या देखेंगे हम लोग, रिकमेंडेशन जो है नेशनल, सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002।